हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया फेडरलिज्म के बारे में, आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा संघ और राज्यों में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन यानी सेंटर एंड स्टेट, यानी कि संघ और राज्य में किस प्रकार के संबंध है। तो अगर हम आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि संघ और राज्यों के बीच में विधायिक संबंध के बारे में, उनके प्रशासनिक संबंध के बारे में, उनके वित्तीय संबंध के बारे में और संघ और राज्य के बीच में संबंध से क्या अभिप्राय है। तो हम बात करते हैं कि भारत के संविधान के द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था को क्या किया गया है, अपनाया गया है। तो भारत में 28 राज्य हैं और जिनका अपना अस्तित्व है। संविधान के द्वारा हर राज्य में एक विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा क्या किया गया है, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि संघ और राज्य एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, यानी कि उन पे एक दूसरे में क्या है कि संघ और राज्य के बीच में एक दूसरे में गहरा संबंध है। तो इसी बीच हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। आर्टिकल 1 में यानी अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। परंतु भारत में जो संघ है उसका निर्माण जो हुआ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह नहीं हुआ है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों का आपसी सहयोग के द्वारा मतलब कि सहयोग परिणाम स्वरूप उनका निर्माण हुआ है। राज्यों की सुरक्षा और विकास के लिए संघीय व्यवस्था का क्या किया गया है, राज्यों की सुरक्षा देने के लिए उनका डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा की गई है। परंतु भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में किसी भी समझौते के परिणाम के स्वरूप मतलब कि संघ के अंदर राज्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर किया गया है। भारत में राज्यों को संघ से अलग पृथक होने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का क्या किया गया है, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जहाँ राज्यों के लिए एक निश्चित शासन व्यवस्था का भी निर्माण किया गया, वहाँ पे भी एक शासन व्यवस्था काम करती है। जिस तरीके से अमेरिका के अंतर्गत हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो स्टेट होते हैं उनका भी अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, परंतु भारत के अंदर ऐसा नहीं है। उनको अपने यूनियन से अलग होने का भी राइट है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। तो भारतीय संविधान निर्माता ये चाहते थे कि जो संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय जो शासन प्रणाली है वो सही मायने में तभी सफल होगी। तब इस सफल बनाने के लिए संविधान निर्माता ये चाहते थे कि एक जो अखंड भारत का सपना है उसको कायम रखा जा सके। इसलिए उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए राज्यों के मुकाबले संघ को कुछ अधिक शक्तियां दी गई है, परंतु संघ और राज्यों के बीच में कुछ शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, जैसे संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के माध्यम से। हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि विधायिक संबंध कैसे उनके संघ और राज्य के बीच में, प्रशासनिक संबंध किस तरीके के है और वित्तीय संबंध किस तरीके से है। तो जो विधायिक संबंध की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में संघ और राज्य के बीच में विधायिक संबंध के बारे में बताया गया है। प्रशासनिक संबंध की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 256 से लेकर 263 के बीच में, यानी कि 256 से 263 के बीच में केंद्र यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में उनके प्रशासनिक संबंध किस टाइप के रहेंगे, यानी कि उनके बीच में कैसे प्रशासनिक संबंध रहे, उनके बारे में बताया गया। अगर वित्तीय संबंध की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 264 से 293 के बीच में बताया गया है, यानी कि किस प्रकार के वित्तीय संबंध रहेंगे, यानी कि कौन से कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे, कौन से कर है जो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे, कर एकत्रित करने का काम किसका रहेगा, किस प्रकार से मतलब कि राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाएगा केंद्र के द्वारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विधायिक संबंध के बारे में हम डिस्कस करेंगे भी कौन से कानून है जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर मतलब कि कौन से विषय रहेंगे जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाएंगे, कौन से विषय पर केवल राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, कौन से मतलब संकटकालीन की घोषणा की जाएगी तो किस तरीके का स्वरूप रहेगा, यानी कि शासन व्यवस्था में कैसा परिवर्तन रहेगा। और इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि विधायिक संबंध में कि राज्य की सीमाओं में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, संघ के द्वारा किया जाएगा, और विधान परिषद की स्थापना और उसकी
समाप्ति के रिगार्डिंग किस टाइप के विधायिक संबंध रहेंगे, तो उनके बारे में। अगर प्रशासनिक संबंध की बात की जाए तो प्रशासनिक संबंध में हम डिस्कस करेंगे कि जो मतलब किस तरीके से राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में उनकी कार्यकारी शक्ति किस तरीके से काम करेगी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा तो किस तरीके से रहेगा। रेलवे लाइनों के संबंध में रिगार्डिंग अखिल भारतीय सेवाएं किस तरीके से कार्य करेंगी, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वित्तीय संबंध में मैंने आपको बता ही दिया कि वित्तीय में किस प्रकार के उनके केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन रहेंगे। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे विधायिक संबंध के बारे में। तो विधायिक संबंध के बारे में जो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में डिफाइन किया गया है, उसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा देश में एक संघीय मतलब शासन, एक संघीय सरकार की स्थापना की गई है। तो इस प्रणाली के आधार पर केंद्र सरकार यानी संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी कि जो विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार को दिया गया है। जो विषय राज्य महत्व के होते हैं यानी स्थानीय महत्व के होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को सौंपा गया है। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में हम देखते हैं, 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां बनाई गई है। 7वीं अनुसूची की, सॉरी मैंने शायद हो सकता है वो मिस्टेक हो गई हो, पर यहाँ पे अनुसूची रहेगी 7 अनुसूची में 3 सूचियाँ बताई गई है। तो 7वीं जो अनुसूची है ना उसमें 3 अनुसूचियाँ बताई गई है, शायद मैंने 8 बोल दिया उसमें, तो वो करेक्शन। इसमें ये बताया गया है कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम डिस्कस करते हैं संघीय सूची के बारे में। जो संघीय सूची रहती है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार रहते हैं वो किसके पास रहता है, संसद के पास रहते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा क्या किया, जैसे नागरिकों के लिए अगर हम बात करें प्रतिरक्षा के रिगार्डिंग, विदेशी मामले के रिगार्डिंग, रेलवे के जिससे जुड़े हुए, डाक, बैंकिंग, आयात निर्यात से संबंधित, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित आदि जो विषय रहेंगे उन पर जो कानून बनाने का जो अधिकार रहेगा वो किसको रहेगा, संघीय सूची पर यानी कि संसद को रहेगा यानी पार्लियामेंट को रहेगा। तो इसमें ये कहा गया है, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि जनगणना पे मतलब कि जनगणना का जो विषय है वो कौन सी सूची में रहेगा, तो वो संघीय सूची का विषय रहेगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना है राज्य सूची के बारे में। जो राज्य सूची रहती है उस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको रहता है, राज्य सरकार को रहता है। यानी कि कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिन पर जो कानून है वो राज्य सरकार बनाएगी। टोटल जो वो टॉपिक रहेंगे, टोटल जो विषय रहेंगे 61 है। तो उन 61 पर राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं यहाँ पे, जैसे भूमि कर हो गया, उसके अलावा जो स्थानीय सरकार का जो न्यायिक प्रशासन व्यवस्था है उसके रिगार्डिंग जो बनाया जाएगा वो, जो उसके अलावा जो सार्वजनिक व्यवस्था से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, उसके अलावा कृषि, सिंचाई, पशुपालन से रिलेटेड, ये कुछ विषय रहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं कि ये विषय कौन सी सूची का रहेगा, तो वो इनको मतलब अच्छे तरीके से जो इंपॉर्टेंट विषय उनको याद कर लेना चाहिए। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अपना है संवर्ती सूची। जो संवर्ती सूची है उसमें टोटल 47 विषय है, परंतु जो 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ है उसके द्वारा इसमें 52 यानी 52 विषय को शामिल कर दिया गया है। इन पे जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसे दिया गया है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पे कानून बनाएगी। परंतु आपस में अगर मतभेद हो जाता है तो संघ के द्वारा बनाए गए कानून को क्या की जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जैसे विवाह से रिलेटेड हो गया, विवाह विच्छेदन से रिलेटेड हो गया, दीवानी कानून से रिलेटेड हो गया, समाचार पत्र से हो गया, श्रम कल्याण से संबंधित हो गया, बेरोजगारी, रोजगार से रिगार्डिंग जो विषय रहे पे उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संवर्ती सूची के तहत इसको दिया गया है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। उसके बाद में रहती है अवशेष शक्तियां। जो अवशेष शक्तियां होती है, एक और राइट कर लो, अवशेष शक्तियां। जो अवशेष शक्तियां रहती है यानी कि इन तीनों सूचियों में जो विषय इन तीनों सूची के बाद रह जाते हैं उनको अवशेष शक्तियों में डाला गया है और उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत उन पर जो मतलब कि संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 248 के तहत किसको दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। यद्यपि हम देखते हैं कि जो अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर जो ये अधिकार दिया गया है वहाँ पे संघ में राज्य सरकारों को राइट दिया गया है, यानी कि राज्य सरकारों के पास अवशेष शक्तियां रहती है। परंतु अगर इंडिया की बात की जाए तो अवशेष शक्तियां केंद्र सरकार के पास यानी पार्लियामेंट के पास रहेगी, ये हो जाएगा। फिर इसमें दिया गया है कि कुछ विषय ऐसे रहते हैं जो राज्य सूची के होते हैं
परंतु उन पे कानून का जो निर्माण है वो संसद के द्वारा किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि राज्यसभा के द्वारा ऐसा एक प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक जो राज्य होते हैं यानी जो स्टेट होती है वो रिक्वेस्ट करती है यानी कि प्रार्थना की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी पार्लियामेंट से कि आप इस पे मतलब कानून बनाइए। इसके अलावा कोई अगर कानून है वो किसी भी मतलब कि ऐसा है कि राज्य विषय का कोई भी टॉपिक, राज्य जो सूची है उसका कोई भी टॉपिक इस टाइप का है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, जो संधि है, उनको मतलब प्रभाव डाल रहा है उन पे, तो उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया जाएगा? संघ सरकार को दे दिया जाएगा। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आता है राज्यसभा के प्रस्ताव पर, क्या होता है कि जो राज्यसभा रहती है उसमें बताया गया आर्टिकल 249 के मुताबिक, यानी कि राज्यसभा अपने जो भी यानी राज्यसभा में उसमें जितने भी उपस्थित होती है मतदान देने वाले जो मतलब विधायक रहते हैं यानी कि एमएलए जो रहते हैं, सांसद जो रहेंगे उनके क्या रहेंगे, उन सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर एक प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा कि ये उस प्रस्ताव में ये होगा कि भी ये जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस विषय पर कानून बनाना किसके द्वारा, यानी कि संसद के द्वारा इस विषय पर क्या किया जाए? कानून बनाया जाए। तो राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव किए गए जो एक प्रस्ताव पास किया जाएगा वो 1 वर्ष की अवधि तक होएगा, और उस पर जो 1 वर्ष मतलब इस पे कौन बनाएगा? संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा, कानून का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपना रहेगा 2 या 2 से अधिक राज्यों की प्रार्थना पर। जिस संविधान के अनुच्छेद 252 के मुताबिक बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो विधानमंडल है यानी कि वहाँ की जो विधानसभा है उसके द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर संसद को कहा जा सकता है कि आप इस पे कानून बनाइए। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के रिगार्डिंग जब देखते हैं कि कोई भी विषय है जो राज्य सूची का वो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को इफेक्टेड कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा संकटकालीन की घोषणा होने पर, यानी कि कई बार क्या होता है कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो उस वक्त संघात्मक शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस समय संसद कहती है कि राज्य सूची के विषय पर सारे मतलब कि कानून बनाने का जो राइट है वो संघ सरकार को दिया जाता है। ऐसे संकटकालीन घोषणा की स्थिति के समाप्त होने के 6 महीने तक ये बाद तक लागू रहेगा, 6 महीने तक। ठीक है। फिर किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी यानी कि जब वहाँ पे मतलब जो आपातकालीन की घोषणा की जाती है 356 के मुताबिक, तो वहाँ पे किसको दे दिया जाएगा ये अधिकार किसको दे दिया जाएगा? यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था होगी, यानी कि राज्य सूची पर कौन किसके द्वारा कानून बनाया जाएगा? राज्य सूची पर संघीय सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया जाएगा। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि विधानसभा के द्वारा कुछ भी बिल वगैरह पास किए जाते हैं तो गवर्नर के द्वारा उन बिलों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपने पास क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। और राष्ट्रपति ऐसे बिल को क्या कर सकता है? स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ बिल ऐसे होते हैं जो अगर वहाँ की विधानमंडल में अगर पेश करने हैं तो इससे पूर्व राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है, राष्ट्रपति से स्वीकृति ली जाती है। फिर आता है राज्यों की सीमा में परिवर्तन। हम देखते हैं कि संसद किसी भी राज्य की क्या कर सकती है? सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि पुराने राज्यों को समाप्त कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, नाम में चेंजेस वगैरह कर सकती है। संसद का ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? साधारण बहुमत से ही किया जाता है, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। तो ये क्या हो गया कि इसमें हम देखते हैं कि कानून बनाने का अधिकार किसको चला जाता है? संघीय सरकार को चला जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट करती है। फिर आता है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, यानी कि किसी भी राज्य में विधानसभा तो होती है और उसमें अपने राज्य में अगर विधान परिषद की स्थापना करनी है, समाप्त करना चाहती है, तो केंद्र सरकार से इस रिगार्डिंग क्या कर सकती है? राज्य सरकार क्या कर सकती है? प्रार्थना कर सकती है। ठीक है। इस आधार पे हम देख सकते हैं कि विधायक क्षेत्र में जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के कंपैरिजन में अधिक शक्तिशाली है। तो हमने यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस किया कि हम देखा कि जो 3 सूचियां बनाई गई है कौन सी विषय पर किसके द्वारा कानून बनाया जाएगा, उसके आधार पर हम देखते हैं कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि राज्य सूची के कुछ विषयों पर केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट के द्वारा भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कानून बनाए जा सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा
जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व या संधि से रिगार्डिंग हो, या राज्यसभा के प्रस्ताव पर भी किया जा सकता है। उसके अलावा आपातकालीन की जो घोषणा कर दी जाती है तो उसमें भी किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ बिलों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रोक कर रखा जा सकता है। इसके अलावा राज्य की सीमा में चेंजेस वगैरह किए जाते हैं। इसके अलावा विधान परिषद की समाप्ति या स्थापना से रिगार्डिंग हमने ये सारे पॉइंट मतलब को देखा। उसके आधार पर हमने ये पाया कि जो विधायिक संबंध है उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। उसके पास अधिक विषय रहते हैं कानून बनाने के आधार पर। कुछ विषय ऐसे रहते हैं जब कुछ विषयों को राज्य सूची में भी शामिल किया गया है, और कई बार राज्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कुछ ऐसे विषय भी रहते हैं जब आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कानून को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि संघ और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध किस प्रकार के हैं और कौन कौन से विषय रहते हैं जिनके बीच में उनके प्रशासनिक संबंध को बांटा गया है, किस तरीके से किस प्रशासनिक संबंध रहते हैं, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा आर्थिक सहायता देने से रिगार्डिंग किस प्रकार का रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इमरजेंसी लागू की जाती है तो किस प्रकार के उनके प्रशासनिक संबंध रहेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। ओके।